नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 की। और दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे और उन कंसेप्ट बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हमने किए थे। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी अपन से जुड़ सके। दोस्तों 2 क्लास अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने इस चैप्टर नंबर 4 की लास्ट क्लास है। जिसने पिछली 2 क्लास नहीं देखी हो वो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पहले 2 क्लासेस जरूर देखिए, उसके बाद आज की क्लास देखें, ठीक है। और जिसने पिछली 2 क्लासें देख ली हो वो आज की क्लास से कंटिन्यू करें। अपन आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास की दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव, जिसे बोला जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। अब दोस्तों पृष्ठ तनाव क्या होता है उसे अपन समझते हैं। मान लो दोस्तों एक पात्र है, ये पात्र के अंदर पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। और ये पात्र की दोस्तों ये पानी की जो है वह ये फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस यानी मुक्त सतह है। क्या है? मुक्त सतह, फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ये क्या है? पात्र है। पात्र के अंदर दोनों पानी भरा हुआ है और ये पानी की क्या है? मुक्त सतह है, फ्री सरफेस है। तो दोस्तों जो पानी की मुक्त सतह है ये ऊपर की ओर एक तनावी बल अनुभव करती है, जिससे ये झिल्ली ऊपर जाने का प्रयास करती है। पानी की जो मुक्त सतह है वो ऊपर जाने का प्रयास करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर नहीं जाने देता है। तो यहाँ ऊपर की एक बल लगता है, यानी किसी पात्र में भरे हुए द्रव की मुक्त सतह पर एक बल अनुभव किया जाता है जो कि खिंचाव बल होता है। कौन सा बल होता है? खिंचाव बल होता है, तनाव बल होता है। और उसी तनाव बल को कहा जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी तनाव, पृष्ठ तनाव। क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नाम से पता चल रहा है, यानी सरफेस पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा? सरफेस पे। तो सरफेस पे जो खिंचाव बल अपन अनुभव कर रहे हैं, अपन तो क्या, ये जो पानी की सतह, जो इसकी सतह पर जो खिंचाव बल अनुभव कर रही है उसी को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। यानी एक परिभाषा तो ये बन गई, किसी पात्र के अंदर भरे हुए द्रव की मुक्त सतह पर जो खिंचाव बल लगता है उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। एक परिभाषा तो ये, ठीक है। एक परिभाषा ये बनती है दोस्तों, इकाई लंबाई पर, द्रव की सतह की इकाई लंबाई पर आरोपित बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रेस प्रतिबल, प्रतिबल को भी सिग्मा से प्रदर्शित कर रहा है। और जो पृष्ठ तनाव है इसे भी सिग्मा से ही प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से परिभाषा बनती है पृष्ठ तनाव की। एल का मान अपन 1 मीटर कर दें तो एल का मान 1 मीटर करने पर सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या परिभाषा बन गई? किसी द्रव की इकाई लंबाई पर आरोपित खिंचाव बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। दोस्तों ये परिभाषा पीडीएफ के नोट्स में भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी, तो आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है। तो किसी द्रव की इकाई लंबाई पर जो आरोपित खिंचाव बल होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। दोस्तों इसके यूनिट की अपन बात करें, इसके मात्रक की अपन बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। क्या आ जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर। मेरे हिसाब से यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। पृष्ठ तनाव आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक बार अच्छे से देख लो, फिर अपन आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। ये हो गया अपना पृष्ठ तनाव, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, फिर अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है,
इस क्लास के लिंक को आप अधिक से अधिक शेयर करो। जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप है, कॉलेज के दोस्तों के, उन सभी में इस क्लास का लिंक शेयर कर देना भैया, तभी बात बनेगी। ठीक है। और जो भी न्यूमेरिकल ओपन करते हैं, जो भी डेरिवेशन अपन करते हैं, इन्हें रफ कॉपी में करके देखा करो, तभी बात बनेगी, तभी एग्जाम में आपसे ये सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। और खुद की राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। ठीक है। और दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ते समय आप कमेंट पे ध्यान मत दिया करो। बहुत से को तो क्लास पे तो ध्यान नहीं रहता, कमेंट पे ध्यान रहता है। जब मैं बोलूँ तभी कमेंट करा करो, बाकी पढ़ने पे ध्यान दिया करो। मैं कमेंट देखता नहीं हूँ, आप कमेंट करते रहते हो भैया। अगर कमेंट पे ध्यान दोगे तो इधर कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है। तो कमेंट पे बाद में ध्यान दे लिया करो, पहले पढ़ लिया करो। ठीक है। तो सारा ध्यान किस पे होना चाहिए? आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है। अगला टॉपिक है अपना केसिक तत्व। क्या है बच्चों? केसिक तत्व। केसिक तत्व क्या होता है उसे अपन समझते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना केसिक तत्व, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कैपेलिरिटी। केसिक तत्व, कैपेलिरिटी। ठीक है। क्या होता है केसिक तत्व दोस्तों? इसे समझना। दोस्तों एक पात्र है, इस पात्र में वापस पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। पानी के स्थान में पारा भी भरा हुआ रह सकता है, लेकिन अभी भी पानी भरा हुआ है। इसमें मैंने एक कांच की नलिका को डुबा दिया। क्या किया? एक कांच की नलिका है जिसका व्यास स्मॉल डी है, उसको मैंने इस पानी के अंदर डुबो दिया। ठीक है। तो दोस्तों पानी इस पात्र से कहाँ चला जाएगा? इस कांच की नलिका में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कांच की नलिका में। यानी कांच की नलिका में पानी जो है वो एच ऊंचाई पर चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? एच ऊंचाई पर चढ़ जाता है। इसका जो व्यास है वो स्मॉल डी है कांच की नलिका का। और दोस्तों ये पानी इस कांच की सतह से जो कोण बनाता है वह कोण बनाता है थीटा। कौन सा कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। ऐसे मान लो, चलो उसे एक बार इससे देख लो, पहले अभी बनाते उसे। दोस्तों एक पात्र है, पात्र में क्या है? कांच की नलिका अपन ने डुबाई, तो इस कांच की नलिका में पानी एच ऊंचाई तक चढ़ गया। ये कांच की नलिका यहाँ से एक कोण बना रही है थीटा, यहाँ से बना रही है, ये कोण बना रही है थीटा। इसे बोला जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, हिंदी में बोले तो स्पर्श कोण। ठीक है। तो दोस्तों जब भी किसी द्रव से भरे हुए पात्र में अपन कांच की नलिका को डुबाएंगे तो कांच की नलिका में पानी का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है? केसिक तत्व कहलाता है। अगर दोस्तों कांच की नलिका की जगह अपन इस कांच की नलिका को पानी की जगह अगर पारे में डुबाएंगे, यहाँ तो पात्र में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे पानी को चढ़ना बोला जाएगा। और जब इसी कांच की नली को अगर अपन पारे में डुबोएंगे, मरकरी में डुबोएंगे, तो वहाँ पानी नीचे गिरता है, यानी उसका लेवल नीचे गिरता है। तो यहाँ से केसिक तत्व की क्या डेफिनेशन बनती है? केसिक तत्व की क्या परिभाषा बनती है कि किसी द्रव से भरे हुए पात्र में यदि कांच की नलिका को डुबोया जाता है तो द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना क्या कहलाता है? केसिक तत्व कहलाता है। पानी में डुबोएंगे तो द्रव ऊपर चढ़ेगा, अगर पारे में डुबोएंगे तो द्रव नीचे गिरेगा। तो यहाँ से केसिक तत्व की परिभाषा यही बनती है कि यदि किसी द्रव से भरे हुए पात्र में डी व्यास के कांच के नलिका को डुबोया जाता है तो उसके अंदर पानी का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना क्या कहलाता है? केसिक तत्व कहलाता है। यही दोस्तों केसिक तत्व की परिभाषा है जो कि नोट्स के अंदर आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ये क्या है दोस्तों? अपनी कांच की नलिका है, जिसे इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ग्लास ट्यूब बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ग्लास ट्यूब। ठीक है भाई। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वह है केसिक तत्व का विस्तारित रूप। केसिक तत्व का विस्तारित रूप। दोस्तों जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। केसिक तत्व का विस्तारित रूप। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, केसिक तत्व को द्रव की सतह के चढ़ने व नीचे गिरने के रूप में परिभाषित किया जाता है। पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, यानी एच ऊंचाई तक चढ़ा, और इस ऊंचाई को शीर्ष कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, शीर्ष। और ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो केशिकत्व का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। तो केशिकत्व को द्रव की ऊंचाई के चढ़ने और गिरने के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब दोस्तों इस केशिकत्व के विस्तारित रूप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले नोट में अपन पॉइंट नंबर 1 की बात करें। केशिकत्व के विस्तारित रूप में क्या जाएगा, किसी द्रव का कांच की नलिका में ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, द्रव की सतह का ऊपर चढ़ना केशिकत्व का चढ़ना कहलाता है। द्रव की सतह अगर ऊपर चढ़ेगी तो उसे बोलेंगे अपन केशिकत्व का चढ़ना। क्या बोलेंगे दोस्तों, केशिकत्व का चढ़ना बोलेंगे। और यदि द्रव की सतह नीचे गिरती है तो उसे क्या बोलेंगे, केशिकत्व का गिरना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केशिकत्व का गिरना। तो यदि द्रव किसी ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसे अपन केशिकत्व का चढ़ना बोलेंगे, और द्रव नीचे गिरता है तो उसे अपन केशिकत्व का गिरना बोलेंगे। सेकंड जो पॉइंट है, ये पहले पॉइंट में आगे दोनों, एंड सेकंड केशिकत्व का जो मात्रक होता है दोस्तों, केशिकत्व का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, केशिकत्व का मात्रक मीटर होता है। ये सब कुछ पीडीएफ में लिखा हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपको वहाँ से बनाने हैं, यहाँ अपन समझते हुए चल रहे हैं, जैसा कि मैं पिछले क्लासों में आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो केशिकत्व का मात्रक क्या कहलाता है बच्चों, मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, मीटर कहलाता है। ठीक है, जो केशिकत्व का मान है वह द्रव के अपेक्षिक भार, पृष्ठ तनाव तथा कांच के नलिका के व्यास पर निर्भर करता है। दोस्तों जो केशिकत्व का मान है यह द्रव का अपेक्षिक भार, अपेक्षिक भार को अपन कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं, याद रखना, द्रव के अपेक्षिक भार को अपन कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो केशिकत्व का जो मान है वह द्रव के अपेक्षिक भार, पृष्ठ तनाव सिग्मा, द्रव के अपेक्षिक भार W, पृष्ठ तनाव सिग्मा तथा कांच की नलिका का जो व्यास है स्मॉल d, उस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, केशिकत्व का जो मान है इस द्रव के, जो द्रव पात्र के अंदर भरा हुआ है उसके अपेक्षिक भार कैपिटल W पे, पृष्ठ तनाव पर तथा इस कांच की नलिका के व्यास पर निर्भर करता है केशिकत्व का मान। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अपेक्षिक भार क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म आई है अपने पास अपेक्षिक भार, तो उसको समझना जरूरी है। तो दोस्तों अपेक्षिक भार जो होता है, अपेक्षिक भार बराबर होता है भार बटा आयतन। क्या होता है, भार बटा आयतन। तो इस पानी का कितना भार है और कितना आयतन है, इन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, अपेक्षिक भार कहा जाता है, और उसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अपेक्षिक भार हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया, भार तथा आयतन के अनुपात को अपेक्षिक भार कहा जाता है तथा इससे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों जो केशिकत्व का मान है वह अपेक्षिक भार कैपिटल W, पृष्ठ तनाव सिग्मा तथा इस कांच की नलिका के व्यास स्मॉल d पर निर्भर करता है। ठीक है भैया, तो ये हमने बात करी केशिकत्व प्रभाव के बारे में। ठीक है, और इसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सी बार इस ऊंचाई h का मान पूछ लिया जाता है कि केशिकत्व का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस h का मान क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, h के मान के ऊपर भी। हालांकि आपसे तो फिजिक्स में तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में पढ़ोगे ही ना, सेकंड ईयर में भी आएगा ये सिविल मैकेनिकल और केमिकल वालों के, तो वहाँ पे जब डिटेल से पढ़ोगे तो वहाँ पे न्यूमेरिकल आपके आ सकता है क्या, आएगा वहाँ पे। लेकिन अभी इस साल तो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन अपन तो फिर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में है और हो सकता है न्यूमेरिकल वो दे दे। तो अगला जो टॉपिक है अपना वह है केशिकत्व को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। केशिकत्व ज्ञात करना, केशिकत्व यानी स्मॉल h का मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करना। तो दोस्तों इस h का मान अपन किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं उसे अपन देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक d व्यास की कांच की पट्टिका ली, उससे जो कि दोनों तरफ से खुली हुई है, d व्यास के कांच की नलिका है जो कि दोनों तरफ से खुली हुई है, उसे अपन ने द्रव से भरे हुए पात्र में डुबाया है, तो पानी h ऊंचाई तक चढ़ जाता है, जिसे अपन निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे h का जो फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो g d, ये h का फॉर्मूला होता है, ये अपन को ध्यान
रखना है। इस h का मान इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। h बराबर 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। दोस्तों सिग्मा जो है वो पृष्ठ तनाव है, अपन ने पढ़ा भी पृष्ठ तनाव क्या होता है। थीटा जो है यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी स्पर्श कोण है जो कि कांच के नली का और यहाँ पे जो पानी की दिशा है उसके साथ बना हुआ है, ठीक है। और रो जो है वो पानी का घनत्व है, इसका मान आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा के ध्यान रख लेना। रो का मान 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, अगर नहीं भी पढ़ के आए हो तो मैं बता देता हूँ कैसे होता है। घनत्व बराबर दोस्तों आपने पढ़ा है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक आ जाएगा, घनत्व का, ठीक है। तो रो बराबर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। इसका मान याद रख लेना। किसके लिए होता है, ये वाटर के लिए, ये क्वेश्चन में यूज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, और जी का मान तो आप जानते हो, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक तो जानते हो, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डी जो है इस कांच की नलिका का क्या है, व्यास है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कैसे का h का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों यदि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, यदि इस कांच की नलिका को अपन पानी की जगह पारे में डुबोए, किसमें डुबोए, पानी की जगह अगर इस कांच की नलिका को अपन पारे में डुबोए तो वहाँ पे थीटा का मान जो है वो 180 डिग्री लिया जाता है। थीटा की जगह क्या मान पुट कर देंगे, 180 डिग्री पुट कर देंगे। याद रखना ये चीज़ कि यदि इस कांच की जो नलिका है डी व्यास की, इसको पानी के स्थान पर पारे में डुबोएंगे तो थीटा का मान कितना लिया जाएगा, 180 डिग्री लिया जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है कैसे का तूर वह समाप्त होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है भैया। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और जो अगला टॉपिक है वह है अपना वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर, जिसे हिंदी में बोला जाता है वाष्प दाब। क्या बोलेंगे बच्चों, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपन अगले टॉपिक के बारे में। और अगला टॉपिक है वाष्प दाब, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। क्या होता है दोस्तों वाष्प दाब, इसका फिर पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर अपन इसे समझते हैं, ठीक है। दोस्तों एक पात्र है, इस पात्र में मैंने क्या किया है, यहाँ पे पानी भर दिया, वाटर भर दिया। पानी भरने के बाद दोस्तों मैंने क्या किया, ये बंद पात्र है। कौन सा पात्र है, बंद पात्र है। तो इस पात्र में मैंने पानी भर दिया, और पानी भरने के बाद इस पात्र की ज़िंदगी में मैंने आग लगाने का काम किया है। क्या काम किया है, आग लगाने का, यानी ये हॉट डिवाइस है। हॉट डिवाइस यानी गर्म डिवाइस है, ठीक है। तो इस पात्र की ज़िंदगी में मैंने आग लगाने का काम किया है। आग लगाने का काम किया है दोस्तों, तो क्या होगा, ये पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होने के बाद ये वाष्प बन के पानी की बूंदों के रूप में इसकी दीवारों पर जाकर चिपक जाएगी। ये जो पानी की बूंदें हैं जो वाष्प बनकर कहाँ चिपक जाएगी, पात्र की दीवारों पर जाके चिपक जाएगी, ऊपर वाली साइड पे। और जो ये बूंदें हैं ये बाहर जाने का प्रयास करेगी। बाहर जाने का प्रयास करेगी तो जो वाष्प की बूंदें हैं ये क्या करेगी, इस पात्र की दीवारों पर एक दाब लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, और उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहा जाता है। यानी पानी की बूंदों के द्वारा जो पात्र की दीवारों पर जो दाब लगाया जाएगा उसी को क्या कहा जाएगा दोस्तों, वेपर प्रेशर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए पात्र में भरे हुए पानी की जिंदगी में क्या लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से वेपर प्रेशर, वाष्प दाब आपको समझ में आगे होगा। अब नोट्स के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से अपन इसे पढ़ लेते हैं। तो वह दाब जिस पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वह दाब
जिस पर द्रव, यह द्रव था और ये किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया। तो ऐसा दाब जो द्रव को किस में परिवर्तित कर दे, वाष्प में परिवर्तित कर दे, तो ऐसे दाब को वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, एक बंद पात्र लिया, उसमें पानी को इकट्ठा किया और उसको गर्म करना स्टार्ट किया। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाएगा तो पानी के कुछ कण वाष्प में परिवर्तित होकर पात्र की दीवारों पर जाकर चिपक जाएंगे और ये वाष्प की जो बूंदें हैं ये पात्र की दीवारों पर जो दाब लगाएगी वह दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो वाष्प दाब के बारे में पढ़ने डिस्कस किया। ठीक है, मेरे हिसाब से मामला क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आ रहे हैं मजे आ रहे हैं तो क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दो और तालियां बजा दो एक बार। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, और अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वह है दाब। क्या है, दाब है, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रेशर। क्या बोला जाता है, प्रेशर। तो अगला जो टॉपिक है अपना वह है दाब, जिसे क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे बच्चा। क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो क्या होता है दाब, दाब की भी दो परिभाषाएं होती है। एक तो किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल आरोपित दाब क्या कहलाता है, आरोपित बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। एक परिभाषा तो यहां से बन जाएगी कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। या एक बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को भी दाब कहा जाता है। यही परिभाषा दोस्तों प्रतिबल की थी, तो प्रतिबल एक तरह से दाब ही है। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित दाब, आरोपित बल दाब कहलाता है, या बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को भी क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। इसके मात्रक की अपन बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी कि किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल आरोपित बल दाब कहलाता है, या बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को भी दाब कहा जाता है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों इसके अलावा जो दाब का मात्रक होता है वो कुछ और भी होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला तो है दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल भी होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, और पास्कल को अपन PA से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, PA से। तो जो दाब का मात्रक होता है वह पास्कल भी होता है। क्या होता है, पास्कल। पास्कल क्यों होता है, क्योंकि एक बाबा है, एक वैज्ञानिक है बाबा पास्कल, उन्होंने अपने नाम, उन्होंने पास्कल का नियम दिया था जो कि दाब से रिलेटेड था, इसलिए दाब का मात्रक क्या रख दिया, पास्कल। तो पहला पॉइंट तो यह है कि जो दाब का मात्रक होता है वो पास्कल भी होता है। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वह है एक पास्कल जो है, एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, रिमेंबर, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में यूज हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जो बार होता है, क्या होता है, बार, BAR, हिंदी में बार ही बोलते हैं। तो बार जो होता है ये भी दाब का मात्रक होता है। जो बार होता है वो भी किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या 10⁵ पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा जाता है। तो एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या 10⁵ पास्कल होता है। यह भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने बात करी किसके बारे में, दाब के बारे में। किसके बारे में, दाब के बारे में। इसके बाद दोस्तों जो बाबा पास्कल है उस पास्कल के नियम के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, यूट्यूब पे तो स्क्रीनशॉट भी आ सकता है, हालांकि ऐप के अंदर स्क्रीनशॉट नहीं आ सकता। आपको PDF भी मिल जाती है, फिर स्क्रीनशॉट की जरूरत भी क्या है वैसे। ठीक है, तो PDF में से नोट्स बना सकते हो आप। इसके बाद अगला टॉपिक अपना पास्कल का नियम। क्या है, बाबा पास्कल का नियम। बाबा पास्कल ने क्या नियम दिया भैया, बाबा पास्कल ने यह नियम दिया, एक पात्र है, इस पात्र में पानी भरा हुआ है। इस पात्र में मैंने 3 बिंदु कंसिडर किए।
एक बिंदु ए यहाँ पर, एक बिंदु बी यहाँ पर और एक बिंदु सी यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी द्रव होता है वो पात्र की दीवारों पर जो दाब लगाता है वो लंबवत दिशाओं में लगाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि जो द्रव पात्र के अंदर भरा हुआ है वह जब भी दाब लगाएगा, प्रेशर लगाएगा किसी बिंदु पर, तो वो लंबवत दिशाओं में लगाएगा। तो बिंदु ए पर जो प्रेशर लग रहा है वह इधर है पी ए, बिंदु बी पर जो प्रेशर लग रहा है पी बी वह इधर लग रहा है, लंबवत दिशा इधर ही होगी पात्र की दीवार के, और बिंदु सी पर जो दाब लग रहा है वो इधर लग रहा है पी सी। तो बाबा पास्कल ने क्या कहा कि जो ये विभिन्न दिशाओं में जो दाब लग रहे हैं द्रव के द्वारा किसी पात्र की दीवारों पर, ये दाब सभी दिशाओं में जो लग रहे हैं ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अतः पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी होगा। किसके अनुसार बाबा, पास्कल के नियम के अनुसार। तो पास्कल का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी पात्र के अंदर भरा हुआ द्रव विभिन्न दिशाओं में जो दाब लगाता है वह दाब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये नियम है किसका, पास्कल का नियम। और दोस्तों जो पास्कल का नियम है, जो पास्कल का नियम है ये केवल स्थिर द्रव पर ही लागू होता है। यानी पानी स्थिर अवस्था में होना चाहिए या गतिशील नहीं करना चाहिए। अगर पानी गतिशील करेगा तो फिर दाब का मान अलग अलग होगा और बाबा पास्कल का नियम फेल हो जाएगा। तो पास्कल का नियम केवल स्थिर द्रव पर ही लागू होता है, तो पास्कल का नियम केवल स्थिर द्रव पर ही क्या होता है बच्चों, लागू होता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक मामला क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन आगे चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इसी दाब का अगला पार्ट है कि द्रव यांत्रिकी में जो दाब होते हैं वह निम्न प्रकार के होते हैं। यानी अगला जो टॉपिक है वह है दाब के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर यानी दाब के प्रकार। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ एनके वाली बुक से चैप्टर नहीं पढ़ना है, जो अपने नोट्स है पीडीएफ के अंदर उससे पढ़ना है। उसमें तो पता नहीं दादा भाई ने बहुत से तो गलतियाँ हैं और बहुत सी गलत चीज़ें लिखी हुई है, पता नहीं क्या लिख रखा है। ठीक है, ये नोट्स बहुत शानदार तरीके से नोट्स डिजाइन किए हुए हैं, इसी से आपको पढ़ना है और ये ऐप के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रेशर, दाब के प्रकार के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो दाब होता है वो होता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब होता है, द्रव यांत्रिकी यानी इस चैप्टर में जो दाब होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो वायुमंडलीय दाब। कौन सा होता है, वायुमंडलीय दाब। पहला तो होता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब। दूसरे में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रमापी दाब, एक इसी का पार्ट है निर्वात दाब। ये दोनों मिलकर एक पार्ट है, ये अलग है। और एक तीसरे प्रकार का जो दाब होता है दोस्तों वो होता है निरपेक्ष दाब। क्या होता है, निरपेक्ष दाब। ठीक है, तो मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो दाब के प्रकार। यहाँ पे जनरली 3 प्रकार के दाब होते हैं। पहला वायुमंडलीय दाब, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, प्रमापी दाब और निर्वात दाब। और तीसरा होता है निरपेक्ष दाब। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे वह है वायुमंडलीय दाब की। किसकी बात करेंगे बच्चों, वायुमंडलीय दाब की अपन बात करेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। तो पहला दाब वायुमंडलीय दाब, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या होता है वायुमंडलीय दाब दोस्तों, पृथ्वी के जो चारों ओर का आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, वायुमंडल बोलते हैं। जब अपनी पृथ्वी है उस पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है उसे अपन बोलते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के द्रव होते हैं, विभिन्न प्रकार की गैस होती है, विभिन्न प्रकार की वाष्प होती है। धरती में तो सब प्रकार की चीज़ें होती है।
तो अपने पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण होता है उसे अपन वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल के अंदर जो द्रव होती है, गैस होती है और वाष्प होती है। जो द्रव, गैस और वाष्प होते हैं ये पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगाते हैं, यानी अपन सब किस में आगे, पृथ्वी के आवरण के अंदर आगे, और अपन सब मिलकर जो पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगा रहे हैं। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो नीचे पृथ्वी पर दाब लगा रहा हूँ, तो कौन सा दाब लगा रहा हूँ, वायुमंडलीय दाब लगा रहा हूँ। तो पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल के अंदर जो भी क्वांटिटीज़ है, चाहे वो द्रव हो, गैस हो या वाष्प हो या अन्य कुछ हो, जो भी पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगाता है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा नापा जाता है, एक नोट है। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं मैंने आपको समझा दिया। इसकी जो परिभाषा है वो नोट्स में आपको लिखी हुई मिल जाएगी। इसका नोट क्या है कि जो वायुमंडलीय दाब है होता है, इसे बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो वायुमंडलीय जो दाब होता है उसे किसके द्वारा मापते अपन, बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। और जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाते जाएंगे वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है। दोस्तों जैसे अपन पृथ्वी से कहाँ चल गए, आकाश में चल गए। तो आकाश में चल गए तो वहाँ पे धरती पे तो लोग ज़्यादा होते हैं, आकाश में लोग कम रहते हैं। हालांकि बहुत ही कम पॉसिबल ये, तो अभी तो रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर। तो ऊपर क्वांटिटी, आकाश में क्वांटिटीज़ क्या होती है, कम होती है। वहाँ पे गैसें भी कम होती है, द्रव भी कम होता है, वाष्प भी कम होती है। तो क्वांटिटी कम होगी तो दाब भी क्या लगेगी, कम लगाएगी। तो जैसे जैसे अपन ऊंचाई पे चलेंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसके बाद दोस्तों सेकंड टाइप में जो पहली टाइप है वह है परमापी दाब। कौन सा है, परमापी दाब। कौन सा दाब है दोस्तों, परमापी दाब। परमापी दाब को इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड प्रेशर। क्या होता है परमापी दाब, दोस्तों वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब को परमापी दाब कहा जाता है। हालांकि वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा दाब तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर माना जाए तो वायुमंडलीय दाब से जो अधिक दाब होता है उसे परमापी दाब कहा जाता है। अब जब वायुमंडल से अधिक दाब है तो वह ज़्यादा ही है, तो उसे क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब को परमापी दाब कहा जाता है तथा इस दाब को धनात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब को परमापी दाब कहा जाएगा और इसे धनात्मक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है भैया। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वह है निर्वात दाब। कौन सा दाब है, निर्वात दाब। और दोस्तों निर्वात दाब को इंग्लिश में बोलते हैं अपन वैक्यूम प्रेशर। ये सारी परिभाषाएं नोट्स में लिखी हुई है भैया। यहाँ बोल के मैं लिखा हूँ वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बोल के लिखाना शोभा नहीं लगता, फिर ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ही क्या है। यहाँ पे भी बोल के लिखा हो, फिर आपका नेट का डाटा भी खत्म होगा, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो सब कुछ लिखा हुआ मिलाइए, अपन बस समझते हुए चलेंगे। और यही असली पढ़ाई होती है, सबसे बढ़िया पढ़ाई ये होती है, ठीक है, ताकि अपना समय भी बचता है और चीज़ें भी ज़्यादा समझ में आती है। और ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट है, ये क्लास डली रहती है, अपन मर्जी पढ़े जितनी कितनी बार देख सकते हैं एग्जाम तक, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में तो एक क्लास होने के बाद दोबारा होती थी क्या, कोई चीज़ समझ नहीं आया तो टीचर वापस उस क्लास को दोबारा थोड़ी लेता था, बस हल्का फुल्का बता देता था डाउट क्लास में। लेकिन यहाँ तो पूरी क्लास से आप दोबारा देख सकते हो। इसके बाद अपन बात करते हैं निर्वात दाब की। निर्वात दाब बोले तो वैक्यूम प्रेशर। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब को तो परमापी दाब कहा जाता था। तो वायुमंडलीय दाब से कम दाब को निर्वात दाब कहा जाता है। और वायुमंडल से कम दाब है तो इसे पर नेगेटिव चिन्ह के साथ यानी ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब से कम दाब को कौन सा दाब कहेंगे, निर्वात दाब कहेंगे। और इसे इसके साथ ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अपन आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और जो अगला टॉपिक है हमारा वो है निरपेक्ष दाब, जो कि लास्ट टाइप है अपने प्रेशर की। और इस चैप्टर का भी
लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ ही दोस्तों हमारा एक चैप्टर पदार्थ के गुण तौबा तौबा बोल देगा। ठीक है, तो अगला जो दाब है अपना वो है निरपेक्ष दाब। निरपेक्ष दाब जिसे बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो दोस्तों निरपेक्ष दाब क्या होता है? निरपेक्ष दाब होता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब तथा प्रमापी दाब, तथा प्रमापी दाब। वायुमंडलीय दाब तथा प्रमापी दाब के बीजगणितीय योग को निरपेक्ष दाब कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह के साथ योग। किसके साथ योग? चिन्ह के साथ योग। तो प्रमापी दाब कौन सा चिन्ह रखता है? धनात्मक चिन्ह रखता है, इसलिए बीच में यहाँ क्या जाएगा? प्लस। क्या जाएगा? प्लस। तो वायुमंडलीय दाब तथा प्रमापी दाब के बीजगणितीय योग को निरपेक्ष दाब कहा जाता है। दोस्तों इसकी एक परिभाषा और बनती है, या वायुमंडलीय दाब तथा निरपेक्ष दाब नहीं तथा निर्वात दाब, वायुमंडलीय दाब तथा निर्वात दाब के बीजगणितीय योग को। अब निर्वात दाब कौन सा चिन्ह रखता है? ऋणात्मक चिन्ह रखता है, तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब तथा निर्वात दाब के बीजगणितीय योग को हालांकि कहेंगे अपन योगी, लेकिन यहाँ क्या आएगा? माइनस, क्योंकि निर्वात दाब कौन सा चिन्ह रखता है? माइनस। इसे भी क्या कहेंगे? निरपेक्ष दाब कहा जाता है। तो निरपेक्ष दाब की दोस्तों दो परिभाषाएं होगी, वायुमंडलीय दाब तथा प्रमापी दाब के बीजगणितीय योग को निरपेक्ष दाब कहा जाता है, या वायुमंडलीय दाब तथा निर्वात दाब के बीजगणितीय योग को भी निरपेक्ष दाब कहा जाता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 पदार्थ के गुण यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ से कंप्लीट थ्योरी अपन ने पढ़ ली। इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बन सकते थे वो भी अपन ने कर लें। इस थ्योरी को आप अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, और जो न्यूमेरिकल मैंने करवाया है उसे भी आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, और आपकी किताब में जो भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं उसकी भी प्रैक्टिस करो। और फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपकी डाउट क्लास जब अपना फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर अपन 1-2 डाउट क्लास भी रख लेंगे, उसमें आपके डाउट भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी को कोई ना कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और दोस्तों मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करा करो, ताकि अधिक से अधिक जो विद्यार्थी है फर्स्ट सेमेस्टर के उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। कर भला तो हो भला, इसलिए क्लास के लिंक को जितना भी ग्रुप है आपके फर्स्ट ईयर के उसमें शेयर जरूर करा करो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।